हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हम एनटीए नीट पेपर सॉल्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए नीट पेपर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ से हम एनटीए के जितने भी पेपर हैं उन सब के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन के आंसर करने का तरीका और मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं उन सब चीज़ों को कवर करते हुए मैं आपको हर क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान दे बेटा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसा ना सोचे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको हर क्वेश्चन के अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा और आपको किसी क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड और किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान रखने होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एनटीए नीट के लिए और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो देखिएगा, इस मतलब पेपर का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 4, द एल्किन C6H10 प्रोड्यूस OCCH2CHO ऑन ओजोनोलाइसिस इज। कहने का मतलब है हमारे को C6H10 एक एल्किन गिवन है, C6H10 एक एल्किन मतलब आपको एल्किन गिवन है ये। अब आपको पता अगर ये एल्किन गिवन है तो कन्फर्म हो गया कि ये एल्किन 6 कार्बन की होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में 6, सेकेंड में 6, थर्ड में 6, बट 4 ऑप्शन में देखो साइक्लोहेक्सिन और मिथाइल, टोटल 7 कार्बन है, तो डी ऑप्शन तो ऐसे रॉन्ग हो गया। अब हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में से आंसर डिसाइड करना है। अब आप देखो जो आपको प्रोडक्ट दे रखा है उसमें 2 मोल एल्डिहाइड है, अर्थात ये आपका डाई कार्बोनिल बन रहा है। अब आपको पता है अगर ये डाई कार्बोनिल बन रहा है तो डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा डाइन से होता है अगर स्ट्रेट चेन में हो तो। अगर वो स्ट्रेट चेन में है तो ऐसी कंडीशन पे डाइन्स होगी, वहाँ से बनेगा। जैसे सी 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 सी, जैसे मैंने यहाँ ले लिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका ओजोनोलाइसिस करूँगा तो यहाँ पर O आ जाएगा, इसका ओजोनोलाइसिस करूँगा तो यहाँ पे O आ जाएगा, यहाँ भी O, यहाँ भी O। तो देखो जो इंटर वाला है, बीच वाला जो है वो आपका डाई कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमें पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि ये जो फॉर्मूला है उसमें ओनली सिंगल आपका डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है 1 हेक्सीन। आप जरा चेक करो, अगर मैं 1 हेक्सीन लेता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन ये 1 हेक्सीन हो गया, तो यहाँ से ओजोनोलाइसिस होगा तो यहाँ भी O, यहाँ भी O, तो बेटा यहाँ से तो मोनो प्रोडक्ट बनेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। 3 हेक्सीन, बी आपका 3 हेक्सीन है, ये 3 हेक्सीन ले लिया मैंने। यहाँ से ओजोनोलाइसिस करेंगे O, तो यहाँ से भी मोनो, यहाँ से भी मोनो बनेंगे। बट आप देखो साइक्लोहेक्सिन, तो मैंने लिया है साइक्लोहेक्सिन। बिल्कुल साइक्लोहेक्सिन का जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे एक O यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक O यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो बताओ लास्ट वाला चेन तो किस में चेंज हो जाएगा? कार्ब एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड में। अब 1 2 3 4 बीच में आपके 4 कार्बन हो जाएंगे CH2 की फॉर्म में, तो ये 4 कार्बन CH2 की फॉर्म में होंगे और ये वाला कार्बन भी किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में, अर्थात ये डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सी। तो ध्यान दें आप लोग, अगर किसी भी प्रोडक्ट में डाई कार्बोनिल है तो कन्फर्म है या तो वो पॉलीइंस का या डाइन्स का होगा। अगर वो डाइन्स का नहीं है तो आपको पता है डाइन्स किसके आइसोमर होती है, तो डाइन्स का आइसोमर क्या हो जाएगा? साइक्लोएल्कीन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अगर डाई कार्बोनिल प्रोडक्ट बन रहा है तो या तो वो डाइन स्टेट में है या फिर साइक्लो में है, तो वो साइक्लोएल्कीन होनी चाहिए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग डाईएजोनियम आइन। ये बेटा आपको डाईएजोनियम आइन गिवन है, इनमें आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड डाईएजो कपलिंग विद फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज। कहने का मतलब ये फिनोल है, ये फिनोल है और ये फिनोल का पैरा हाइड्रोजन है। इस पैरा हाइड्रोजन पे मैं डाईएजोनियम सॉल्ट, ये आपका डाईएजोनियम सॉल्ट ले रहा हूँ मैं बेटा, N2 रिंग, और इसके साथ में यहाँ पर कोई भी Z ग्रुप लगा हुआ है ये, और ये डाईएजोनियम है। इनके बीच में यहाँ कपलिंग रिएक्शन होगी और जो कपलिंग होगी उसमें हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर इसके साथ ऐड हो जाएगा OH, N डबल बॉन्ड N रिंग, और यहाँ पर जो भी Z है वो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये आपका एसिड है
इसलिए यहाँ पर जो pH है वो बेस वाली मोर देन 7 होनी चाहिए, मोर देन 7, इसलिए हमने यहाँ पर बेस मीडियम NaOH लिया है। और यहाँ से जो डाई बनेगी वो डाई आपकी कलर्ड वाली होगी। अब आप देखो ये रिएक्शन कौन सा है, तो बेटा डाई एजोनियम का जो रिएक्शन होता है वो आपका ESR, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका फिनोल तो क्या होता है, फिनोल आपका यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, और ये जो है ये आपका यहाँ पर रिएजेंट है बेटा। और यहाँ पर जो रिएजेंट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका रिएक्टेंट है। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होना चाहिए। तो इस पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आपको पता है ये अट्रैक्ट करेगा, मोर अट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं ये लिखूँगा मोर अट्रैक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास +M ग्रुप होना चाहिए और फिनोल में इसका +M है। अब सुनो, ये रिएक्टेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब इस पर अगर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इसका मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा, और आपको पता है इसका जितना मोर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा अटैक भी क्या होगा बेटा, इसका मोर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, मोर होगी। तो कहने का मतलब आपके इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, अर्थात इसके ऊपर तो EWG ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और रिएक्टेंट के ऊपर आपका EDG ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस डाईएजोनियम पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप होगा तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि डाईएजोनियम के रेस्पेक्ट में तो EWG ग्रुप होना चाहिए और आपके रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में +M EDG ग्रुप होना चाहिए। तो आप बताओ, हमें यहाँ पर डाईएजोनियम दे रखे हैं, इस पर हमें EWG ग्रुप को देखकर ये पता करना है कि किस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो सबसे फर्स्ट में आपको दे रखा है Me3N, और Me3N का +M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। सेकंड में देखो यहाँ पर NO2 गिवन है, NO2 का -M है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अटैक भी बढ़ेगा। थर्ड में आपको मिथॉक्सी ग्रुप गिवन है, इसका +M है, इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, इसलिए अटैक लेस होगा। और फोर्थ में यहाँ पर CH3 दे रखा है, CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट है, इसलिए यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पर भी रिएक्टिविटी कम होगी। तो बताओ सबसे फास्ट रिएक्टिविटी किस में होगी बेटा, सेकंड में। तो सबसे फास्ट रिएक्टिविटी सेकंड में है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो M और I में से पहले I आएगा, फोर्थ नंबर आएगा, उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड में से पहले थर्ड आएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा बेटा, फर्स्ट आएगा। बताओ फर्स्ट सबके लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट का +M ज़्यादा है, थर्ड का +M कम है। फोर्थ पहले क्यों आया, क्योंकि फोर्थ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और इस पर -M लग रहा है। आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन वीक होता है, +M स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है, मतलब सेकंड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, थर्ड फोर्थ, तो A और C रॉन्ग हो गया। सेकंड के बाद में फोर के बाद में थर्ड, इसका आंसर बेटा B राइट हो गया, अर्थात फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेड इन E2 एलिमिनेशन। तो उसने खुद ने गिवन किया है कि E2 एलिमिनेशन है, दिस रिएक्शन इज E2 एलिमिनेशन। और सर E2 एलिमिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है एंटी पेरी प्लेनर। आपके बोथ लिविंग ग्रुप, जो दोनों लिव ग्रुप हटेंगे वो एंटी पेरी प्लेनर होने चाहिए। तो आपको पता है कौन सा रिएक्शन है ये है बेटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में डी मतलब हटना, हाइड्रोजन हेलोजन, तो यहाँ पर H और Br दोनों रिमूव हो रहे हैं और ये दोनों एंटी पोजीशन पर होने चाहिए, तो ही E2 एलिमिनेशन होगा, अदरवाइज E2 एलिमिनेशन नहीं होगा। तो सबसे पहला हमारा जो मेन है वो कि इसको एंटी पोजीशन पे लेके आना है।
तो मैं देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले इसका डायग्राम आपके फिशर में ऐसे बना लेता हूँ, मतलब हम इसको इस प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। तो आप देखो हाइड्रोजन, तो मैंने हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, मिथाइल ये वेज पे मिथाइल को लिख दिया, और इथाइल ये इथाइल लिख दिया। ऐसे यहाँ पर बी आर, ये बी आर लिख दिया, मिथाइल वेज पर है, ये मिथाइल हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। अब आप ज़रा देखो हाइड्रोजन और बी आर दोनों कहाँ पर है, एक ही साइड है, मतलब सेम साइड है, इसलिए इन दोनों को हमें एंटी करना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ से बेटा न्यू मेन प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो मैं इसका न्यू मेन बनाता हूँ पहले। तो मैंने इसका ये न्यू मेन बना दिया। आप देखो मिथाइल ये मिथाइल, इथाइल ये इथाइल, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, और मिथाइल के जस्ट अपोजिट मिथाइल ये मिथाइल, हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट बी आर ये बी आर, इथाइल के जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब इन दोनों को एंटी पोजीशन में लाना है। एंटी पोजीशन में लाने के लिए इसको रोटेट कर देंगे 180 पर। तो जैसे इसको 180 पे रोटेट किया, ये रोटेट हो गया, मिथाइल मिथाइल हो गया, आपका ईटी पे रहने दो, और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रोटेट करते बी आर यहाँ पर आ जाएगा, आपका मिथाइल यहाँ पर हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखो बेस कौन है, C2H5ONA, तो CH3ONA ये बेस है, तो CH3ONA माइनस ये हाइड्रोजन को ले जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बी आर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ऐसा करने से बताओ क्या बनेगा, ये रिंग यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर ET, ये हाइड्रोजन हट ही गया, ये ET हो गया। और अब आप देखो नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ क्या बच रहा है, डेश हाइड्रोजन, और नीचे क्या बच रहा है, मिथाइल। अब आप बताओ दोनों मिथाइल सेम साइड है अपोजिट साइड है, बेटा दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है, और अपोजिट साइड है तो बताओ कौन सी एल्कीन बनेगी, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। और अब बताओ जो एल्कीन बनेगी वो क्या होगी, तो ट्रांस एल्कीन में इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन पे मैंने लिख दिया मिथाइल और नीचे की साइड में लिख दिया इथाइल, इस वाले पर हाइड्रोजन ऊपर और मिथाइल नीचे। अब बताओ दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्रांस। इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा, तो इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा बेटा ट्रांस, ठीक है। चेन होगी वो यहाँ से हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन हो गए, और 3 पे कौन हो गया, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंट, और डबल बॉन्ड कितने पर है, 2 पर, तो 2 इन, तो इसका आंसर होगा ट्रांस 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो द मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, रॉन्ग। द मेजर प्रोडक्ट विल बी ट्रांस 3 मिथाइल 2 पेंटीन, बिल्कुल राइट है। तो बेटा इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ट्रांस 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ये इसका आंसर है। और वैसे भी अगर हम करना चाहें तो देखो आपके अंदर यहाँ पर दोनों मिथाइल सेम प्लेन पे थे। अब बताओ अगर दोनों सेम प्लेन पर है तो कौन सी फॉर्म होगी, इरिथो फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, इरिथो। तो इसके लिए एक लॉजिक भी है, कौन सा, EAT, ईट, EAT, ई मतलब इरिथो, इरिथो का मतलब क्या हो गया, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, ये हो गया। ए मतलब कौन साइड, एलिमिनेशन है, एंटी। तो बताओ ऐसी कंडीशन पर हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, ट्रांस बनता है। तो आप चाहो तो इस ट्रिक से भी कर सकते हो, EAT, ईट, ई इरिथो, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, EANT है, टी का मतलब ट्रांस है, तो बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन मिथाइल अमाइन इज ट्रीटेड विद NaNO2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो देखिएगा बेटा मिथाइल अमाइन, तो यह है प्राइमरी अमाइन। तो ध्यान रखना एक ये पॉइंट है कि प्राइमरी अमाइन का जब हम HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्राइमरी अमाइन से अल्कोहल बनाने का मेथड है। अब सुनना इसमें कैसे करते हैं कि 1 डिग्री जो अमाइन होता है इसमें NH2 बेटा पुअर लिविंग ग्रुप होता है। इसका रिएक्शन किया जाता है NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिलकर यहाँ पर HNO2 नाइट्रस एसिड बनाते हैं, और जिसके अंदर NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये इसको पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है, जिससे डाई एजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है।
ये बन गया डाई एजोनियम। और बेटा जो डाई एजोनियम बना वो भी कौन सा, एल्काइल है। और एल्काइल जो डाइजोनियम होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इस फॉर्म में नहीं रहता यहाँ से तुरंत। और ये आपका गुड लिविंग ग्रुप और है, तो यहाँ से N2 गैस रिमूव हो जाएगी, R+ इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बना है इस पर हमें क्या करना है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, नाइट्रोमीथेन, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर होगा बेटा सी। कैसे, हम लेंगे CH3NH2, इस पर रिएक्शन करेंगे HNO2 का, तो सबसे पहले डाई एजोनियम बनेगा, अनस्टेबल है, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, मिथाइल कैटाइन बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट बेटा इसमें ये एक्सेप्शन केस है, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया, ये एक्सेप्शन केस है कि मिथाइल अमाइन के केस में हमेशा CH3OCH3 डाई ईथर का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आंसर किसको देंगे बेटा, अल्कोहल को देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, तब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल इज। ध्यान दे बेटा, ये क्वेश्चन आपके नीट 2017 में भी आ चुका है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। ध्यान दे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें लेस एसोसिएशन टेंडेंसी होती है और इस वजह से ये मोर वोलेटाइल होता है, मोर वोलेटाइल होता है। जबकि अगर मैं बात करूं किसमें, पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा जो नाइट्रोफिनोल होता है इसमें इंट्रा नहीं बेटा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ये लेस वोलेटाइल इन नेचर होता है। अब बताओ अगर ये मोर वोलेटाइल है और वो लेस वोलेटाइल है तो इनका सेपरेशन हम कौन से मेथड से करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे बेटा, इनका सेपरेशन हम डिस्टिलेशन मेथड से करेंगे। और डिस्टिलेशन में भी कौन सा डिस्टिलेशन करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन यूज हम करेंगे। तो ध्यान दे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल जो है उनमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वोलेटाइल है, इसलिए जल्दी वेपर बनेगी, इसकी वेपर लेट बनेगी, इसलिए इनका सेपरेशन हम डिस्टिलेशन से करते हैं। और वो भी कौन सा डिस्टिलेशन है बेटा, स्टीम डिस्टिलेशन। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड है ही नहीं है इसलिए रॉन्ग। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी बेटा हमेशा कलर्ड आपके जो मेटल्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, ये कलर्ड नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन बेटा हमेशा सॉलिड के लिए किया जाता है, ये तो लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इन पर भी अप्लाई नहीं होगी। तो इसका आंसर है बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल बेटा ये क्वेश्चन भी आपकी नीट का ही है। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का IUPAC नेम बताना है। तो आप जरा देखो, यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर कीटोन है, कीटोन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, एल्डिहाइड यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो 2 पर कौन है, मिथाइल, और 3 पर कौन है, कीटोन। तो यहाँ पर कीटोन के लिए क्या लगेगा बेटा, कीटो। तो बताओ क्या लिखूँ, 3 कीटो। कितने कार्बन है, मतलब 2 पर कौन है, मिथाइल, 2 मिथाइल। तो ये लोकेंट और प्रीफिक्स हो गए बेटा। अब लोकेंट्स और प्रीफिक्स के बाद में हम किसका यूज करेंगे, रूट नेम। तो रूट नेम के लिए कितने कार्बन का चेन है, 6 कार्बन के चेन को हम क्या बोलेंगे, हेक्स। डबल बॉन्ड है 4 नंबर पर, तो 4 इन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड 1 पोजीशन पर, तो 1 अगर मिला के लिखेंगे दोनों को तो बताओ क्या लिख देंगे, 4 इनेल। तो बताओ कौन सा आंसर राइट है, 3 कीटो 2 मिथाइल। फर्स्ट
3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनेल। तो बेटा इसका फर्स्ट आंसर राइट है। इसी के साथ आपका ये स्क्रीन मतलब ये क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको बताना है इनमें से किसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका एसोसिएशन उतना ज़्यादा होगा, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर मैं बात करूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और सबसे पहले पैरा, फिर ऑर्थो और फिर मेटा, आप देखिएगा इन तीनों का मोलिकुलर वेट सेम है। और फिनॉल, तो बेटा फिनॉल का तो मोलिकुलर वेट सबसे लेस है। इन तीनों का मोलिकुलर वेट फिनॉल के मोलिकुलर वेट से ज़्यादा है, इसलिए फिनॉल का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो फिनॉल का हो गया। उसने यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर तो क्लियर हो गया फिनॉल, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, इनका बॉइलिंग पॉइंट मोर है। बट अगर इनमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑर्थो में इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि इसके अंदर इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। और इसमें इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका एसोसिएशन ज़्यादा होगा। एसोसिएशन इसका जो है वो मोर होगा, इसका एसोसिएशन लेस होगा, इसलिए पैरा का बॉइलिंग पॉइंट मोर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है और इसकी मोर सोलिबिलिटी भी होगी। तो बेटा वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट सोलिबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी, ध्यान दें, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। कब? इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का केस है, इसलिए पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो से भी ज़्यादा है और ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट मेटा से ज़्यादा है। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और सबके लास्ट में फिनॉल होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया बेटा? डी। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है वो देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसेमेटिक मॉडिफिकेशन इनटू डीएल एनियोमर्स इज कॉल्ड एज। कहने का मतलब ये आपके पास कोई रेसेमिक मिक्सर है और इस रेसेमिक मिक्सर को मॉडिफाई करके डी एनियोमर्स और एल एनियोमर्स में सेपरेट करना क्या कहलाता है? तो बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीसोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा इस मेथड को? रीसोल्यूशन। तो बेटा ये एक टर्म है, इस टर्म को आपको डायरेक्ट लर्न करना है, आपको ये डेफिनेशन टाइप है, ये डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया रीसोल्यूशन। डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूव ऑफ वाटर। रिवोल्यूशन ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर केमिस्ट्री में, ये तो बायोलॉजी की टर्म है। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया? डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया? H2 का रिमूव होना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए 35 क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बेकेलाइट एंड पॉलीथीन आर द कंसिडर एज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है कि बेकेलाइट और आपकी जो पॉलीथीन है वो किसका एग्जाम्पल है। तो सर ये क्वेश्चन आपके पॉलीमर से है और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर वो भी किसके अकॉर्डिंग? मोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर फोर्स। इसको हम 4 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक तो आपका इलास्टोमर्स, एक हो जाएगा फाइबर्स, एक हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स, और एक हो जाएगा थर्मोसेटिंग। ये 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर हम बात करें मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, तो सबसे बेटर जो अट्रैक्शन होता है वो होता है थर्मोसेटिंग में। अगर इनके मैं ऑर्डर की बात करूँ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है,
तो सबसे ज़्यादा होता है बेटा थर्मोसेटिंग में, अर्थात इसमें पाया जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स हाईली है, क्योंकि ये क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। उसके बाद में आते हैं बेटा फाइबर, और फाइबर के बाद में आपका आता है इलास्टोमर्स, ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक उसके बाद में। तो इसका मतलब ये ऑर्डर है इनमें। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो क्रॉस लिंक नेटवर्क है, इनको हीट करके एक बार इनको हम जो शेप फिक्स कर देते हैं तो अगेन, तो मैं कहूँगा इसे कि ये रीगेन, मतलब वापस इनको हम न्यू शेप में चेंज नहीं कर सकते, नो चेंज इन न्यू शेप। जबकि आपकी जो थर्मो प्लास्टिक होती है इनको हम हीट करके बार बार न्यू शेप में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो वीक होता है और ये एक लीनियर टाइप फॉर्म में होती है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो इलास्टोमर्स में आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रबर। तो बेटा इलास्टोमर्स का सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है रबर। फाइबर्स में आपको पता है आपके जितने भी फाइबर आते हैं जैसे नायलॉन 66, डेक्रॉन, टेरिलिन। थर्मोप्लास्टिक्स में आपके पीवीसी, पॉलीथीन ये सब आ जाएंगे। और थर्मोसेटिंग में आपके दो एग्जाम्पल है बेटा, एक तो आपके है बेकेलाइट का और एक है मेलामाइन। तो बेकेलाइट और मेलामाइन आर द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये ऐसे होते हैं जिनको एक बार हीट करके और उनको कूल करने पर जो उनकी शेप हो जाती है वो फिक्स हो जाती है, उसके बाद उनको चाहे कितना ही हीट करो ये दोबारा अपनी शेप को चेंज नहीं होते था, रीमोल्डेड नहीं होते। और सर इनका बेकेलाइट का हम जनरल यूज करते हैं, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विच है या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनमें इसको यूज करते हैं। तो बताओ किसका क्लासिफिकेशन है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स रॉन्ग, इलास्टोमर्स थर्मोप्लास्टिक रॉन्ग, थर्मोप्लास्टिक्स रॉन्ग, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स राइट। ये थर्मोसेटिंग है और ये आपका थर्मोप्लास्टिक है। इनको हम गर्म करके रिमोल्ड नहीं कर सकते जबकि रिमोल्ड हो जाते हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। फोटो केमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्स इन एडिशन टू एल्डिहाइड कीटोन पर एसिटिल नाइट्राइट, तो एक्स इज। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आपके है ये क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है और ये कहना चाह रहा है कि फोटोकेमिकल जो स्मोक होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में एक कंपाउंड है एक्स जो एल्डिहाइड, कीटोन, परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट सबके साथ रिएक्शन करता है। तो क्या होता है वो स्मोक में देखो तो हमारे इन्वायरमेंटल में NO2 गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हीटिंग या HMO की प्रेजेंस में NO गैस और O गैस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है बेटा ये नेसेंट ऑक्सीजन है और नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके O3 ओजोन बना लेता है और ओजोन वो कंपोनेंट है जो सभी के साथ एडिशन करने का काम करता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? मीथेन रॉन्ग, CO2 रॉन्ग, ओजोन। तो इसका आंसर होगा बेटा सी। तो 36 का आंसर डी है और 37 का आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, डिफरेंट, RS का मतलब बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू रेजोनेंस हाइब्रिड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर एनर्जी। बेटा पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि जो मोर आपका जो कॉन्ट्रीब्यूट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो लोअर एनर्जेटिक्स होती है। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजल्ट इन द हायर रेजोनेंस एनर्जी। बिल्कुल राइट, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल राइट बेटा, आपकी जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो सब इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, वो रियल में कुछ नहीं होती, हम उनकी केवल इमेजिन करते हैं। तो ये भी राइट है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, ये भी राइट है। रेजोनेटिंग
आर लेस स्टेबल देन रेजोनेंस हाइब्रिड, बिल्कुल राइट, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो आपका रियल होता है, जबकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है। ये स्टेटमेंट भी राइट है, तो आपका बी सी डी स्टेटमेंट राइट है, बट आपका फर्स्ट रॉन्ग है क्योंकि वो प्रोपोर्शनल नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज। तो ध्यान रखना बेटा, आपका जो एंटीबायोटिक्स होते हैं इनको बैक्टीरिया के बेस पर 3 टाइप से क्लासीफाई किया है। पहला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम और तीसरा है लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड। ब्रॉड वो होते हैं जो आपके ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पर वर्क करते हैं। नैरो वो होते हैं बेटा जो ग्राम पॉजिटिव पर या फिर ग्राम नेगेटिव पर वर्क करते हैं, जबकि लिमिटेड वो होते हैं जो एक ओनली स्पेशल स्पीसीज, ओनली पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो उसमें आपका जो नैरो स्पेक्ट्रम है उसका सबसे बेस्ट और जो कॉमन एग्जांपल है वो है बेटा पेनिसिलियम जी, एम्प्लिसिन, एम्प्लॉक्सिन, ये दोनों मॉडिफिकेशन ऑफ, ये दोनों बेटा क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन है, बट ये दोनों आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और क्लोरोमाफेनिकोल भी आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 आपके नीट 2017 में भी आ चुका है। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच रिएक्शन इज सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। आपको बताना है एसिटिक एसिड में अल्फा क्लोरो, तो CH3 COOH ये अल्फा, और यहाँ पर आपको बनाना है CH2Cl COOH। तो बेटा आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा पोजीशन पे ये रिएक्शन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन बोलते हैं। और इसका एक नाम है HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, Cl2+ अर्थात X2, जिसमें हम जनरली Cl और Br है रेड फास्फोरस के साथ, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो बताओ ये किस क्वेश्चन का आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन ए, क्योंकि स्टेफन्स तो रिडक्शन है जो कि साइनाइड पे वर्क करता है, परकिंस यानी ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड पे वर्क करती है, तो इसका आंसर होगा बेटा ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, साइक्लोहेक्सिन ऑन ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड H2 गिव कंपाउंड ए। कहने का मतलब आपके पास साइक्लोहेक्सिन है, इसका ओजोनोलाइसिस करना है O3 और जिंक और वाटर के साथ, E बनेगा, अर्थात यह है रिड्यूसिकेटिव ओजोनोलाइसिस। और जो E बनेगा उसको फर्दर ट्रीट करना है एक्वस KOH अर्थात बेस के साथ, तो आपके पास ऐप बनेगा और ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बताना है कंपाउंड ऐप इज, तो आपको पता है जब इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा, और इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था बेटा। तो जब इसका हम यहाँ से ओजोनोलाइसिस करेंगे तो 1 2 ये तो गए 1 2 3 4 4 कार्बन का, तो इसका मतलब H C डबल बॉन्ड O C C C C C डबल बॉन्ड O, ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। अब आपको पता है ये डाई कार्बोनिल जो कंपाउंड है वो बेस की प्रेजेंस में कौन सा, 2 कार्बोनिल ग्रुप है 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पोजीशन पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले बेस का फॉर्मेशन होगा, तो मैं चाहो तो यहाँ पर बेस बना सकता हूँ, चाहो तो यहाँ कहीं भी बना लूँ। तो मैंने यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर एनाइन का फॉर्मेशन किया है, तो देखो बेटा यहाँ से ये एनाइन बन जाएगा, ये एनाइन का फॉर्मेशन हो गया।
अब आपको बताइए एनाइन इस पर अटैक करेगा, ये हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो यहाँ से मैं ये 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ और इस 5 मेंबर रिंग पे 1 नंबर के कार्बन पे तो बाहर एल्डिहाइड लगा देता हूँ और ये 1 2 3 4 और 5, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 और 5 और यहाँ 5 पे O- हो जाएगा। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे हम, तो जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा, ये आपके CHO में और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे इसको हम हीट करेंगे, और हीट करने का मतलब यहाँ से अब क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा और बीटा से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट F ये होगा। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर राइट है। तो ज़रा देखिएगा, आपका फर्स्ट आंसर राइट है, सेकंड रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया। थर्ड भी आपका रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि थर्ड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। फोर्थ आपका रॉन्ग है, तो इस बेटा इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसी के साथ आपका ये NTA नीट पेपर नंबर 2 कंप्लीट होता है बेटा, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नंबर 3।